हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में यानजी के पास उसका एक एम्प्लॉई आता है जो उसको ये न्यूज़ देता है कि मैंने थोड़े टाइम से नोटिस किया है कि रूटीन में हमारे टेस्ट के सैंपल्स गायब हो रहे हैं। कोई है जो जानबूझकर ये सब कुछ चुरा रहा है। और जब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है तो पता चला है कि उस स्पेशल टाइम के सारी फुटेज भी डिलीट होती है। ये सुनकर यानजी परेशान हो जाता है और फौरन से मिस्टर जाओ को कॉल करता है। वो इन्वेस्टर था तो उसे कहता है कि क्या आप इस सब से बॉदर नहीं हो रहे, लेकिन वो जरा भी परेशान दिखाई नहीं देता। कहता है कि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर भरोसा है, एक दो सैंपल्स इधर उधर होने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उनका ये रिस्पांस देखकर यानजी परेशान हो जाता है और वो तुरंत जाता है सुई के पास और उससे कहता है कि मुझे मिस्टर जाओ पर शक है, मेरे सैंपल्स कोई चुरा रहा है और वो उनके अलावा कोई नहीं हो सकता, वरना पता है वो कितने परेशान होते और कितना तमाशा भी खड़ा करते। अब सुई के तो खुद के भी दिल में चोर था। वो ये सुनते ही नर्वस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि जाओ इस सब के पीछे होगा, क्योंकि अगर वो होता तो वो क्यों तुम्हें आगे एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करने की इजाजत दे देता। वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हें उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। तुम अपना काम करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और इसके साथ ही हमें एक और बात भी पता चलती है। यानजी की एक सीनियर रिसर्चर जिसका नाम जी था, वो ये सारा कुछ खुद ऑब्जर्व कर रही थी और उसने सारे एविडेंस भी रखे हुए थे कि एक्चुअली मिस्टर जाओ के साथ सुई मिलकर ये सारा कुछ करा रहा है। लेकिन वो एकदम खामोश रहती है। उसकी अपनी कुछ मजबूरियां थी। एक्चुअली उसकी बेटी की सर्जरी होने वाली थी, उसे पैसों की अर्जेंट जरूरत थी। अब वो सारे सबूत लेकर सीधी जाती है सुई के पास और उससे कहती है कि ये सब कुछ मैं यानजी को दिखा दूंगी। अगर ऐसा नहीं चाहते तो मुझे अभी के अभी 3 मिलियन ट्रांसफर कर दो। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा पैसे मांग रही हो तो काम भी तुम्हें ज्यादा करना पड़ेगा। अब वो जी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और कहता है कि जैसी इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा तुमने बिल्कुल वैसी ही अब स्टेटमेंट देनी है, और कब देनी है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। और उसके बाद वो सीधा जाता है अपने सेक्रेटरी के पास और उससे कहता है कि जानमू की आइडेंटिटी फेक है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुमने इकट्ठी की है वो सोंगरान रान को भेज दो। मैं चाहता हूँ कि यानजी ये जाने और सारा का सारा इल्जाम हम इन दी एंड जानमू पर डाल दें। उधर सोंगरान रान वो बार बार लू के बारे में सोचे जा रही थी। लू ने तो डर के मारे उससे कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही उससे मिलने के लिए बुलाती है और उसे डांटती भी है कि इतने अच्छे फ्रेंड हो तो इतने दिन मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो बेचारा काफी डरता है, कहता है कि तुम बहुत मारती हो। लेकिन आज वो बहुत अच्छे मूड में थी और उससे कहती है कि मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओ। वो उसे चाय पिलाता है तो इतने में उसकी मैनेजर उसके पास आ जाती है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके लिए लेकर आई थी और यहीं पर ही लू ने देख लिया था कि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें यानमो की ट्रू आइडेंटिटी बताई हुई है। उसने देख लिया था कि जो फेक ID कार्ड वो यूज कर रही है उसकी रियलिटी भी वहाँ पर लिखी हुई है। सोंगरान रान लू से ये सब छुपाती है और एक बहाना करके उसे तो वहाँ से भेज देती है और फिर सोचने लगती है कि यानजी इतनी कॉन्फिडेंशियल रिसर्च करता है तो इसका ये मतलब है यानमो जानबूझकर उसकी लाइफ में एक फेक आइडेंटिटी के साथ आई है, क्योंकि वो एक स्पाई है, उसे नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं ये सारा कुछ यानजी को बताऊंगा। एक्चुअली लू वहाँ से नहीं गया था, वो ये सारा कुछ सुन रहा था। अब सोंगरान से मिलने के लिए यानजी एक जगह पर आता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि जिस यानमो को तुम जानते हो वो रियल है। तो वो आगे से कहने लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, सोच समझ कर बोलना, मैं खाली खुली बातों पर यकीन नहीं रखता। ये सुनते ही सोंगरान रान को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स उसके सामने निकाल कर रख देती है और कहती है कि वो एक झूठी आइडेंटिटी के साथ तुम्हारे पास आई है, उसका कोई हिडन मोटिव है। लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्यूमेंट्स खोलता वहाँ पर लू पहुँच जाता है। वो सारा कुछ उठाता है और अपने साथ सोंगरान को लेता हुआ बाहर निकल जाता है। सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स फाड़कर वो ट्रैश में फेंक देता है और साथ में कहता है मेरा विश्वास करो, यानमो ने झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, लेकिन उसका मकसद गलत नहीं है, वो यानजी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ये सुनते ही सोंगरान को उस पर गुस्सा आने लगता है कि तुम उसकी साइड ले रहे हो, इसका मतलब है तुम भी उसे लाइक करते हो। वो उसकी बहुत पिटाई करती है, बेचारा मार खाता रह जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही बोलता है कि मेरे और यानमो के बीच कुछ भी नहीं है, तुम मेरा यकीन करो, लेकिन सच में अभी तुम्हें नहीं बता सकता। अब वो तो फाइट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन यानजी ने ट्रैश में से वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए थे। अब वो सारे पेजेस को जोड़ता है और उसे पता चल जाता है कि यानमो ने एक फेक आइडेंटिटी के थ्रू उसे अप्रोच किया है, वो उसकी फैन है, सारी बातें झूठ थी। जबकि दूसरी तरफ जी सुई की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक ईमेल लिख रही थी जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी कि यानजी से चोरी चोरी कोई उनकी कंपनी में से सैंपल भी चुरा रहा है और सीक्रेटली फेज 3 पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ जैसे ही फैल जाती है तो उनकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत खराब होती है। अब फौरन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठ गई थी।
वो सारे लोग सुई से पूछते हैं कि हमारी रेपुटेशन खराब हुई, स्टॉक में हमारी वैल्यू नीचे गिरी, इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक्चुअली ये सारा कुछ वो जाओ के साथ मिलकर खुद कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो लोग जी को एज विटनेस बुलाते हैं और वो आकर कहती है कि कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए मुझसे ईमेल यानमू ने कराई है। और इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि मैं आई विटनेस हूँ, मैंने देखा है कि यानमू उसके असिस्टेंट बनकर हमारे ऑफिस में आई, लेकिन वो सारे सैंपल्स चुराती रही और वही रिसर्चेस भी कर रही है। वो किसी और कंपनी की स्पाई भी हो सकती है। अब ये सारा इल्जाम तो उसने यानमू पर डाल दिया था, लेकिन यानजी उसके लिए बोलता है और कहता है कि किसी के कहने पर मैं विश्वास नहीं करने वाला जब तक कोई पक्का सबूत सामने नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सुई कहता है अगर कोई झूठ बोलकर किसी के पास आता है तो उसका मकसद ठीक नहीं होता। जैसे ही यानमू बेचारी को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो खुद को क्लियर करने के लिए यानजी के पास आती है और कहने लगती है कि बेशक मैंने तुमसे झूठ बोला, एक फेक आइडेंटिटी के साथ ही तुम्हें अप्रोच किया, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना तो मैंने तुम्हारा कोई डाटा चुराया है और ना ही मैं तुमसे चोरी चोरी कोई रिसर्च कर रही हूँ, मैं किसी की स्पाई नहीं हूँ। तो यानजी उसके पास आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतने बड़े बड़े झूठ बोलने की जरूरत पड़ी है तो तुम्हारा कोई तो मोटिव होगा, सच सच बताओ कि तुम क्या करने यहाँ आई हो। वो आगे से कहती है कि मैं तुम्हें अभी सच नहीं बता सकती, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस वक्त इसने इसे कुछ भी बताया या फिर इनविजिबल ड्रग ले ली, टाइम में पीछे चली गई, तो उसके बाद सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा, उसकी सारी मेहनत बेकार। इसी काम से तो लू ने उसे रोका था कि वो टाइम को बैक ट्रिगर नहीं कर सकती। लेकिन यानजी वो बेचारा तड़प के रह जाता है। वो जिससे प्यार करता था उससे पूछने लगता है कि अगर इतना कुछ तुमने झूठ बोला है तो क्या तुम्हारा जो मुझसे प्यार है वो सच्चा है कि वो भी झूठा है। यानमू प्यार तो उससे सच्चा करती थी, लेकिन खुद को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था और जो सच था वो उसे बता नहीं सकती थी। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि सुई से दूर रहो, वो डेंजरस इंसान है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। और ये सोचती हुई वहाँ से निकल जाती है कि शायद यही ठीक टाइम है, इसी वक्त मुझे यानजी को छोड़कर चले जाना चाहिए, ये बहाना ठीक रहेगा, मैंने अपनी दुनिया में वापस जाना है। अब गोसी भी आती है अपने भाई के पास और उससे सॉरी करने लगती है कि मैंने यानमू को तुम्हारे क्लोज करने में उसकी हेल्प करी, अनजाने में मुझसे गलती हुई है। लेकिन वो इतना अपसेट था कि अपनी सिस्टर को भी भेज देता, उससे बात भी नहीं करना चाहता था। अब गोसी सीधी जाती है ओ के पास और उससे लड़ने लगती है, कहती है कि तुम बड़ा उसके भाई भाई बनते हो, तुम्हें पता है तुम एक झूठी के साथी हो, तुम सच सच बताओ वो यहाँ क्यों आई है। लेकिन वो कहता है कि मैं ये सब आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं यानमू के साथ लॉयल हूँ। तो वो उससे लड़ने लगती है, उसे थोड़ा बहुत मारती है और कहती है कि आइंदा मुझे खुद का गुड फ्रेंड मत कहना और ना ही मुझे अपनी शक्ल भी दिखाना। ये कहती हुई वो चली गई थी और उसके बाद दिखाते हैं कि एक तरफ यानमू सैड बैठी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ हमारे क्यूट से रोबोट ओ ने भी अपना सैड मोड ऑन किया हुआ था। यानमू सोचने लगती है कि बेशक अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं उसे ऐसे मुसीबत में कैसे छोड़कर चली जाऊँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो लू से समझाने लगता है कि प्लीज़ खुद तो किसी मुश्किल में ना डाल लेना, एक हफ्ता और, उसके बाद हमारी टाइम मशीन रेडी हो जाएगी, हम वापस जा सकते हैं और जैसे ही हम जाएंगे तो हिस्टोरिकल इवेंट के मुताबिक सारा कुछ ठीक हो जाएगा, वही हमारी दुनिया है, तुम्हें जाना होगा, इसलिए बस खुद पर कंट्रोल रखो। जबकि उधर हमें सॉन्गरान को दिखाते हैं, उसे बार बार लू की याद आ रही थी, उसे लगता था कि वो मुझे लाइक करता है, बस हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है। अब वो खुद ही इनिशिएटिव लेती है और ड्रिंक करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। लू उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहता था क्योंकि वो ये दुनिया छोड़कर जाने वाला था, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ बैठ जाती है, उसे भी ड्रिंक करने को बोलती है और खुद भी ड्रिंक करने लगती है और फिर पूछती है कि तुम्हारा और यानमू का क्या रिश्ता है। वो कहता है कि वो और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो सॉन्गरान पूछने लगती है कि तुम बताओ मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या फिर यानमू। तो वो उससे कहता है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। लेकिन सॉन्गरान का कुछ और ही मूड था, वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देती, बल्कि वो तो उसे किस भी करने वाली थी। साफ कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम अपना जवाब दो अब। लेकिन लू उससे बचता बचता अपने सीक्रेट रूम में ही गलती से घुस जाता है और जैसे ही उसके पीछे पीछे सॉन्गरान वहाँ आती है तो देखती है कि इतना कुछ वहाँ पर था, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की हुई थी। वो कहती है कि क्या तुम हमारी लाइफ में एक प्लानिंग के साथ आए हो, ये सब बताओ सच क्या है और ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर। तो एकदम लू उससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैं एक एलियन हूँ। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।